अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज की वीडियो इस दुआ से शुरू करते हैं, जो जो लोग बीमार हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं या फिर किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो अल्लाह पाक उन सब को शिफाए कामला अता फ़रमाए। और वो कहते हैं ना कि अगर सेहत है तो ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। तो इसीलिए अल्लाह पाक हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मैं तो अपने लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे किसी भी बीमारी से महफूज रख और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता कर कि मैं अपने घर, अपने बच्चों, अपने खावंद की जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर सकूँ। ज़िंदगी तंदुरुस्ती जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत होती है। तो अल्लाह ताला जो सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ अता करे। जिनके भी पेरेंट्स बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो ख़ुद बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। ख़ैर, यहाँ पर जी मैं स्टार्ट करी थी नाश्ता बनाना। आज की वीडियो हम नाश्ता से स्टार्ट करेंगे और आज के दिन में मैं आपको नाश्ते से लेकर अपनी आफ्टरनून की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। देखें, सबसे पहले तो मैं आपके साथ सबके साथ ये शेयर करूँगी कि मैं सुबह अर्ली उठ जाती हूँ। जैसे बच्चों को जब स्कूल भेजती हूँ तो मैं सोती नहीं हूँ। इससे ये होता है कि आपके पास इतना लंबा दिन होता है। आजकल हर कोई शिकायत कर रहा होता है, दिन बहुत छोटे हैं, दिन बहुत छोटे हैं। वाक़ई ऐसा फ़ील होता है सर्दियों में, इतनी जल्दी तो शाम हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि दिन छोटे हैं। लेकिन अगर आप दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो बिल्कुल भी छोटा नहीं है, वही 24 घंटे हैं। तो बस मैनेजमेंट हमारी अच्छी होनी चाहिए और कोशिश करें कि मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हैं, उसके बाद सोया ना किया करें, लेटा ना किया करें। उससे ये होता है इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। जब आप सुबह उठ के हैं, अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट करें पेट भर कर और उसके बाद अपने काम स्टार्ट कर दें। मेरी यही रूटीन है, मैंने सुबह उठना होता है और उसके बाद मैंने अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट करना है। ब्रेकफ़ास्ट बहुत लाज़मी है, उठते ही मैंने ब्रेकफ़ास्ट करना है और उसके बाद मैंने अपने कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई काम करने हैं जो मैंने सोचे होते हैं। घर के काम के लिए तो मेरे पास हाउस हेल्प है, लेकिन मैं उसके अलावा भी बहुत से और काम होते हैं जो करती हूँ, जिसमें वार्डरोब्स की सेटिंग है, इसके अलावा कपड़ों को धोना, प्रॉपर उनके लॉट्स बनाना, सेपरेट उनको करना, इसके अलावा धोकर जब ड्राई हो जाते हैं उनको फ़ोल्ड करके कबर्ड्स में रखना, ड्रॉर्स को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, साफ़ करना और बच्चों को पढ़ाना, बहुत से काम होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में उठ जाऊँ और अपने काम स्टार्ट कर दूँ। इस तरह ये होता है कि शायद मेरी शुरू से आदत है कि सुबह-सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। तो आपको पता है कि मॉर्निंग में सारी ऑलमोस्ट 11 बजे तक सारी शॉप्स खुल जाती हैं, बाज़ार खुल जाते हैं, बैंक्स खुल जाते हैं। आपके जो-जो काम होते हैं ना, आप हर जगह जाके कर सकते हैं। जितना आप लेट उठेंगे, जितना लेट नाश्ता करेंगे, उसके बाद शाम को आप कहीं जाएँगे तो उतनी जल्दी अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगी, बैंक्स क्लोज़ हो जाते हैं 4-5 बजे के टाइम में, तो बहुत से मसले होते हैं। तो बेहतर ये है कि जो आपका फ़र्स्ट हाफ़ है डे का उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए और सेकंड हाफ़ में आप आराम करें। मैं भी ऐसे करती हूँ। मैं 4 बजे के बाद काम बहुत कम करती हूँ। 4 बजे के बाद मैंने बस लेट जाना होता है, बच्चों को पढ़ा लिया बेड पे बैठ के, आजकल क्योंकि सर्दी है, और बस थोड़े बहुत काम कर लिए। मैं एक्टिव होती हूँ मॉर्निंग से आफ्टरनून तक। तो यही टिप्स होती हैं, इंसान किसी को बता सकता है और मुझे तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और मैं भी आपको ये कहूँगी कि बेहतर ये है कि दिन में लेट सोने से बेहतर ये है कि आप रात में जल्दी सो जाएँ। और जब मैं रात में सोती हूँ, यकीन करें कि मेरा बहुत दिल कर रहा होता है मैं मोबाइल देखूं, मैं कोई मूवी लगा लूं, कुछ कोई अच्छे से ड्रामास वगैरह देखूं, वीलॉग्स देखूं, लेकिन फिर जब मुझे नींद आती है ना तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरा ख़्याल है एंटरटेन होने से बेहतर ये है कि नींद अपनी पूरी की जाए। तो मैं अपनी नींद को पूरा करती हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है। तो इस तरह ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आप लोग जल्दी उठें, जल्दी सोएं, आपके काम भी सारे जल्दी जल्दी हो जाएं और आप एनर्जेटिक होकर सारे काम करें। धूप में बैठ के कितने काम करें ताकि विटामिन डी भी मिले। आपने उठना 12 बजे अगर है, 11 बजे है, तो फिर आजकल तो धूप 3 बजे तक चली जाती है। तो इस वजह से ना फिर आप कुछ भी फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जल्दी उठें ताकि आपके सारा दिन सारे काम जल्दी-जल्दी हो जाएँ और रात में आप सुकून से शाम में बिस्तर में बैठें, अपनी चाय, कॉफ़ी एन्जॉय करें, डिनर एन्जॉय करें और आप रिलैक्स करें। यहाँ पर साथ ही साथ मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना लिया था और बच्चों के लिए भी मैंने बना लिया था। मैं जब नाश्ता करती हूँ, इज़ा और ज़ावियार को मैं अपने साथ नाश्ता करवाती हूँ। माशाल्लाह उनके लिए भी मैंने एक-एक एग बना लिया था, ब्रेड मैंने थोड़ा बहुत उसको टोस्ट कर लिया था और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय के बगैर तो मेरा दिन ही नहीं स्टार्ट होता और आजकल मैं इतनी चाय पीने लगी हूँ, लाइक दिन में 3 दफ़ा तो मस्ट हो गई है। और वैसे तो मैं कहती हूँ कि 2 दफ़ा पीनी चाहिए, लेकिन
जब थर्ड टाइम मैं पीती हूँ ना, मुझे इतना रिग्रेट होता है यार कि मैं क्या कर रही हूँ, चाय कोई इतनी ख़ास कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। तो लेकिन बस एक आदत बनी हुई है और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है ना, हमें लगता है कि चाय से एनर्जी आएगी, सुकून मिलेगा। तो बस ये वही सुकून ही है, और इसके अलावा कोई इसका हेल्थ बेनिफिट नहीं है। खैर, यहाँ पर नाश्ता मैं बना लिया मैंने और नाश्ता हम कर रहे थे। कभी कभी दिल करता है मेरा भी, मैं भी लेज़ी होती हूँ, मैं कभी बेड पे भी नाश्ता मंगवा लेती हूँ। और कभी ऐसे होता है कि सोफ़े पे बैठ के कर लिया, कभी ये हुआ डाइनिंग टेबल पे बैठ के क्योंकि आजकल इतनी सर्दी है ना, दिल ही नहीं करता कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुछ खाएं पिएं। तो कभी कभी मैं ख़ुद को रिलैक्स, ऐसा नहीं है कि मेरा स्केड्यूल जो है या मेरा जो एक लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल आर्मी की तरह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी रूल्स को ब्रेक करती हूँ, मैं भी रिलैक्स होती हूँ, लेकिन ये है कि सब चीज़ें साथ साथ करनी होती हैं। और मैं जब 2-3 दिन डट कर काम कर लूँ, हर चीज़ परफेक्ट हो, तो उसके बाद मैं अपने आप को ना एज अ ट्रीट एक दिन ऑफ भी देती हूँ, ताकि मैं रिलैक्स करूँ, जिसमें मैं कोई काम ना करूँ, मैं बेड पे बैठी रहूँ बस, और सुकून करूँ बस, टू दी पॉइंट बच्चों को खाना बना के दे दिया और इनको पढ़ा लिया, क्योंकि होमवर्क तो आप उससे तो छुट्टी कर नहीं सकते। तो बस इसी तरह होता है, मतलब लाइक कभी हम बिल्कुल परफेक्टली अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं और कभी कभी हम थोड़ा ट्रैक से इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन ये होम मेकर या हाउस वाइफ होने का ये बेनिफिट है कि हम अपने लाइक हम सीईओ हैं अपने घर के, हम चाहें तो काम करें या चाहें तो ना करें, तो कोई मसला नहीं होता ऐसे। तो कभी कभी अपने आप को भी ऑफ देना चाहिए, अपने आप को भी रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि यकीन करें कि बच्चों के साथ, आपके घर के कामों के साथ, आपके इमोशनल लाइक कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, उनके साथ साथ आपका रिलैक्स करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल ज़रूरी है। सॉरी, पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हो गया या मेरी ज़ुबान को क्या हो गया तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था और बहुत मज़े का बना था। मैंने ऑमलेट बनाया था, चीज़, और साथ में मैंने चीज़ का स्लाइस रख लिया था, और प्याज और हरी मिर्च वाला मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। मेरा ना ज़्यादातर टाइम ऊपर ही गुजरता है, नीचे वाला पोर्शन और बेसमेंट तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रहा आजकल। और नीचे वाला पोर्शन मैं सिर्फ जाती हूँ खाना बनाने, और बस ना मैं कमरे में बैठती हूँ, सोफ़े पे भी बहुत कम बैठती हूँ, वो जो कुकिंग टाइम होता है उसके लिए। तो ऊपर ही टाइम गुजरता है, ऊपर लॉन्ड्री करनी होती है, ऊपर कपड़े प्रेस करने होते हैं, ऊपर बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चे खेलते भी ऊपर है, हर चीज़ ऊपर करती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है, वैसे लोग कहते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन यकीन करें मुझे लगता है कि ऊपर सही है, नीचे जब जाती हूँ मुझे ठंड लगती है। शायद एक कंफर्ट है यहाँ पर, या फिर हीटर ऑन कर करके इस रूम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो मैंने लॉन्ड्री की थी, और अच्छा, लॉन्ड्री के बाद ना होता ये है कि 2-3 लॉन्ड्री कर लेती हूँ। बास्केट तो है मेरे पास, लेकिन उसका नुकसान ये है कि मैं ना फिर थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ, मैं कपड़ों को तह लगाने में ना थोड़ा लेज़ी लाइक हो जाती हूँ। तो उसमें ये है कि काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे, बास्केट फुल 2 भरी हुई थी, तो मैंने सोचा अब फाइनली इनको इनके ठिकाने पे लगाया जाए, बहुत हो गई। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह अपने प्रेस करी थी। मेरा भाई आया हुआ है मेरे पास, मैंने बताया भी था आपको, तो उसने ऑलमोस्ट डेली कपड़े बदलने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो पूरी एक तो बास्केट उसी की थी ना। तो उनके कपड़े मैंने सारे फ़ोल्ड करके कबर्ड में रखे। उसके बाद ये मेरे और बच्चों के थे, और मैं क्या करती हूँ कि बच्चों के कपड़े जो हैं एक साइड पे निकालती रहती हूँ। इनके जितने भी इनर्स हैं, वेस्ट हैं, नीचे पहनने वाले पजामे हैं, वो मैं तय करती जाऊँगी। और ये जो साइड पे आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं, ये वो कपड़े हैं जो मैंने प्रेस करके रखने हैं, जो ऊपर मेरे बच्चे पहनते हैं। वो मैं कभी भी बग़ैर प्रेस किए हुए कबर्ड्स में नहीं लगाती, कोशिश मेरी ये होती है प्रेस करके लगाऊँ। तो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ की चीज़ है, ये भी बड़ा एक काम होता है, वहाँ वहाँ मैं रख रही थी। और बास्केट में से, ये दोनों बास्केट में से जितने भी कपड़े निकले, जो इनके ऊपर लाइक एक जो प्रॉपर ड्रेस होता है, वो मैं एक साइड पे रखती जाती हूँ, और उसको मैं अगेन बास्केट में रख देती हूँ। उससे ये होता है, मुझे पता होता है ये सारे कपड़े मैंने प्रेस करने हैं। और यकीन करें कि बच्चों के कपड़ों में बहुत कम टाइम लगता है, ये टोकरी भरी भी होना, तो मैं हार्डली एक दिन मुझे लगता है जिसमें इज़ा, ज़ैनब, फ़ातिमा, ज़ावियार सबके कपड़े प्रेस हो जाते हैं, और मैं फिर उनके प्रॉपर प्लेस पे रख देती हूँ। इस टोकरी में फिर भाई के कपड़े थोड़े से आगे थे, तो उसको मैं अलग करके करी थी, और मेरे तो चंद एक कपड़े थे, बाकी बच्चों के थे माशाल्लाह। और मेरे बच्चे भी इतने ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं करते, क्योंकि बाहर तो वो आते जाते नहीं हैं। तो एक ड्रेस हम आजकल 2 दिन पहनते हैं, बच्चे भी, मैं भी। तो इस तरह करके हम लोग कपड़े पहनते हैं। खैर, जो कपड़े जहाँ के भी थे मैं वहाँ पर रख रही थी। अपने कपड़े मैं डायरेक्ट अनप्रेस किए हुए ही कबर्ड में रखती हूँ, क्योंकि मैं फिर जब मुझे टाइम मिलता है बाकी कामों से, जब मुझे फुर्सत होती है कि आज कुछ करने
करने के लिए नहीं है तो फिर मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, कभी हुसैन भाई से भी करवा लेती हूँ। तो ऐसे मिलजुल के सब कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा इन्होंने मोबाइल देखा, उसके बाद मैंने फिर इन्हें कहा कि आप टॉयज़ के साथ अब खेलें, क्योंकि मोबाइल फिर देखते हैं, फिर लड़ते भी हैं, ये देखना है मैंने, वो देखना है। और इस वजह से फिर ये होता है, और सबकी बारियां लगी हुई हैं मोबाइल पे भी। तो खैर यहाँ पर मैंने इन्हें कहा कि आप टॉयज़ के साथ खेलें, मैंने इनको निकाल दिए थे, सफाई क्योंकि हो गई थी। मुझे होता है एक दफ़ा सफाई हो जाए उसके बाद फिर टॉयज़ के साथ खेलें, क्योंकि टॉयज़ ही उठाने होते हैं, फिर कोई मसला नहीं होता। और मैं साथ साथ इनके पास ही थी। या ये समझ लें कि ज़ावियार और रीज़ा ना, इनको मेरी बहुत आदत है, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा रहते हैं। जहाँ जहाँ मैं होंगी वहाँ वहाँ ये पाए जाएंगे। तो फिर साथ ही मैंने आयरनिंग करना शुरू कर दी थी, ताकि एक तो इनको सुपरवाइज़ भी कर लूँ, दूसरा ये कि मेरा ये काम भी निकल जाए। जैसे मैंने बताया, ये लॉन्ड्री बास्केट पे मैंने सारे कपड़े रखे थे, और अब अभी मुझे फुर्सत थी, अभी तकरीबन टाइम हुआ था लाइक 10-11 बजे का टाइम था। और आज मैंने खाना अभी नहीं बनाना, मैंने शाम में बनाना था। तो इस वजह से मैं फिर ना, जिस दिन खाना मैंने लाइक लंच ना बनाना हो, उस दिन मैं फिर अपना कोई इस तरह का काम कर लेती हूँ। तो होता है ना कि एक दिन खाना बनाया तो वो थोड़ा पड़ा हुआ है, तो फिर हम सोचते हैं कि हमें नेक्स्ट नहीं बनाना, अभी शाम में बना लेंगे। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली 12 बजे ही बनाती हूँ। कभी कभी जो लेफ़्ट ओवर कुछ पड़ा होता है वो खा लेते हैं, और फिर शाम में ताज़ा खाना जो है वो बन जाता है। तो इस तरह करके हम लोग भी, जैसे सारे घरों में होता है सिस्टम, मेरे घर में भी वही सिस्टम है। यहाँ पर बस मैं इनके कपड़े प्रेस करूँगी, और प्रेस करके फिर मैं बड़ी बड़ी फोल्ड लगा के रखती हूँ, ताकि सिलवटें भी इतनी ना पड़ें, और हैंगिंग स्पेस क्योंकि इनकी कबर्ड में कम है। ओवरऑली इस घर में हैंगिंग स्पेस कम है, पिछले घर में हैंगिंग स्पेस बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादातर इनके कपड़े हैंग ही होते थे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ट्राउज़र पहले प्रेस किया, उसके बाद शर्ट को प्रेस किया, और बड़ी फ़ोल्ड लगाई एक ही दफ़ा ट्राउज़र को, और इसी तरह शर्ट को बड़ी फ़ोल्ड लगाई और एक दूसरे के ऊपर रख दिया। इस तरह ये होता है, एक दूसरे के अंदर रख दिया। इस तरह ये होता है कि बच्चों को भी अगर मैं कहूँ ना कबर्ड से अपना एक पेयर निकाल लें, तो वो एक पेयर निकाल लेंगे, उनको आसानी होगी, उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ट्राउज़र कहाँ से लें, शर्ट्स कहाँ से लें, तो ज़रा आसानी हो जाती है। जो नए कपड़े होते हैं वो फिर मैं हैंग करती हूँ, लाइक नई टी शर्ट्स, फ्रॉक्स वगैरह, और उसके साथ जो पजामे होते हैं वो फिर मैं एक साइड पर रखती हूँ। और जब कभी हमें जाना होता है तो कपड़े तो मैं ही निकाल के बच्चों को देती हूँ, रूटीन में भी मैं ही निकाल के देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये ख़ुद से भी कपड़े निकाल लेती हैं, कभी किसी भी सिचुएशन में। सो ये देखें, इस तरह करके मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अब मैं ये सारे कपड़े आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर लूँगी, और उसके बाद हम बनाएंगे खाना। तो आज मैंने खाने में बनाना था आलू चिकन, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि अक्सर पूछते हैं मुझसे। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने शायद आलू चिकन का ही सालन बनाया था, तो किसी ने कहा था आप इसकी रेसिपी भी शेयर कर दें। तो मैं इतनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हर दफ़ा जब भी कोई देखता है, कोई नया पर्सन, तो वो कहता है कि रेसिपी दें। तो आज मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी, लेकिन ये कि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिससे आपका आलू चिकन का सालन बहुत अच्छा बनेगा। सबसे पहले आपने प्याज को कट कर लेना है, कोशिश करें बारीक कट करें। और मैंने ये देखें बारीक बारीक स्लाइसेस बनाए, उसके बाद मैंने उनको रफली चॉप भी कर लिया, ताकि जितना मैक्सिमम हो सके प्याज अच्छे से कट जाए। उसके बाद जब आपने प्याज को फ्राई करना है ना, स्पेशली किसी भी शोरबे वाले सालन के लिए, अगर आप ग्रेवी या शोरबे वाला सालन बना रहे हैं और आपको या घर वालों को शिकायत होती है कि भाई प्याज नज़र आ रहे हैं, टमाटर नज़र आ रहे हैं, तो उसका आसान हल, प्याज को आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आप गोल्डन ब्राउन करेंगे ना, तो ये पकने के प्रोसीजर में ही घुल जाएगा, फिर आपका प्याज नहीं नज़र आएगा। अगर आप कच्ची प्याज में ही चिकन डाल देते हैं, या प्याज को अच्छे से फ्राई नहीं करते, कलर अच्छा सा नहीं आता, खड़ा खड़ा प्याज रहता है, फिर वो गलता ही नहीं है। तो पहले आपने प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है, खूबसूरत सा, और हल्की आंच पे, और फिर आपने इसके अंदर कुछ और ऐड करना है। यहाँ पर मैं टमेटोज़ काटूंगी। टमेटोज़ को मैं पहले 4 हिस्से करती हूँ, उसके बाद उनको काट लेती हूँ। अच्छा, टमेटोज़ आ ही जाते हैं नज़र सालन में, तो अगर आपके घर में किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करने में फिर ये कि किसी सूरत टमाटर जो है ना वो नज़र ही नहीं आएंगे। उसके बाद कोई आपको कहेगा ही नहीं कि आपके सालन में टमाटर प्याज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने खड़े मसाले डालें। जैसे ही प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हुआ है, मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, बादियान का एक फूल डाल दिया है, साथ में मैंने बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इससे आपके शोरबे की जो महक आएगी पूरे घर में, तो सब बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, और खाने में भी शोरबे में उसकी लज्जत, उसका अरोमा आएगा। इस पॉइंट पर आपने मसाले डालने हैं, हल्का सा उसको सौटे करना है, और उसके बाद पानी डाल दें। प्याज को बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना।
अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन, और चिकन को आपने फ्राई करना है यहाँ तक कि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और वो अच्छे से घुल जाए। अब यहाँ पर मेरा मसला ये था कि मेरे पास जो चिकन थी वो थोड़ी सी ना हार्ड थी, अभी डीफ्रोस्ट अच्छे से नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चले फिर हो जाएगी, उसमें हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक जो है वो कूट के भी आप डाल सकते हैं बारीक बारीक, वो ग्रेटर से भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, या पेस्ट भी डाल सकते हैं, इसका ज़्यादा मसला नहीं होता। हांडी में जो नज़र आना होता है वो प्याज या टमाटर होते हैं। प्याज का तो मैंने आपको हल बता दिया। टमेटोज़ का ये है कि आप उसको ब्लेंड कर लें तो फिर आपके नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर टमेटोज़ के साथ आप भुनाई अच्छे से करेंगे ना, फिर टमेटोज़ भी नहीं नज़र आएंगे ज़्यादा, लेकिन फिर भी टमेटोज़ का छिलका नज़र आ जाता है। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए आप छिलका उतार दें बारीक बारीक, और फिर उसके स्लाइसिस करके हांडी में डालें, तो भी आपके टमेटोज़ इतने नज़र नहीं आएंगे। तो डिपेंड करता है, हमें टमेटो से ऐसे इतना लाइक प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरे सालन में आपको इतने टमेटोज़ नज़र आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने बारीक बारीक काटे। अभी इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। टमेटोज़ डाल के मैं ढक कर रख देती हूँ चिकन को, जब तक वो 70% कुक नहीं हो जाता। जब इसमें हल्का हल्का पानी रह जाए, टमेटोज़ गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, उस पॉइंट पर मैं डालती हूँ नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। और नमक हम अगर पहले डाल देते हैं ना, फिर सम टाइम चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देता है, तो अगर आपने उससे बचना है तो नमक फिर आप बाद में ही डालें। अब मैंने सारे मसाले डाले हैं, जिसमें नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और धनिया पाउडर था। उसके बाद मैंने इसकी भुनाई की। भुनाई करने के साथ ही हम आलू भी ऐड कर देंगे, ताकि आलूओं का भी कुकिंग प्रोसीजर शुरू हो जाए, वरना आलू काफ़ी टाइम लगाएंगे। आप जब चिकन 50% गल जाए तो भी आलू डाल सकते हैं। बस इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे यहाँ तक कि मसाला बिल्कुल यकजां हो जाए। जो लोग भुनाई नहीं ना करते, उनके भी प्याज और टमाटर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। खैर, अब मैंने आलू डाल के तो इसमें पानी डाल दिया, और साथ ही मैंने 2 बड़ी साबुत सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। इससे आपके शोरबे का ना अरोमा बहुत अच्छा आता है, हरी मिर्चें इस पॉइंट पर डालें तो। उसके साथ साथ मैंने इसमें अब डाल दिया है जी गरम मसाला और धनिया हम डाल देंगे, एंड दैट इज़ इट। चूल्हा बंद कर देंगे, हमारी बहुत मज़े का आलू चिकन का सालन तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। जो छोटी छोटी मैंने टिप्स बताई हैं उनको भी ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, और मेरे साथ इसका रिस्पॉन्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से अगर आपने बनाया तो आपकी फैमिली को आपको कैसा लगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।